अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने पढ़ना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई बहुत आसान टॉपिक है अगर आपने ये समझ लिया, बहुत मुश्किल टॉपिक है अगर आपने इस पे टाइम नहीं दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। देखो भाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास जब आएगा जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी। कब आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी। अच्छा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले सिर्फ आपको टर्म इनर्शिया को समझना होगा। इससे पहले आप टर्म इनर्शिया पढ़ चुके हो, टर्म इनर्शिया इससे पहले आप पढ़ चुके हो। उधर आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो इनर्शिया कोशिश करेगा वो रुकी रहे। अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है, वहाँ पर आपने लीनियर पढ़ा था, यानी स्ट्रेट लाइन में। तो अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो वो मोशन करती रहेगी जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगे। यानी अगर किसी रुकी हुई चीज़ को मोशन कराना है तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ेगी। या अगर किसी चीज़ की मोशन को रोकना है तो अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ेगी, जैसे कि ब्रेक या कोई चीज़ सामने आ जाए। इसी तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी है कि अगर कोई चीज़ सर्कल में मोशन कर रही है, सर्कल के सरकमफेरेंस पर मोशन कर रही है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये कोशिश करेगा कि वो चीज़ मोशन करती रहे। ठीक है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये कोशिश करेगा सर्कल में कि वो रुकी रहे। यानी इसका जो काम है वो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन को ना पैदा होने देना, ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करना। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे आती है इसके बाद आप पढ़ोगे। एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क की वजह से आती है। ठीक है, सर्कल में आप जब किसी चीज़ को मोशन कराते हो तो उसको टॉर्क देते हो। अब मैं यहाँ पर आपको ज़रा डिटेल में डायग्राम बना के समझाता हूँ। तो वैसे बेसिक तो मैंने आपको बता दी है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई भी है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करती है, एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज आना या उसको ना आने देने की कोशिश करती है। अच्छा, मेरी यहाँ पर बात सुनो भाई, अगर आपको गैस पेपर चाहिए क्लास फर्स्ट ईयर के तो वो बन गए हैं। आप लोग हमसे उसका PDF ज़रूर बाय कर लेना। उसका PDF ना 200 रुपये का है। अच्छा देखो, इस PDF में आपके पास तमाम चैप्टर्स मौजूद हैं, तमाम सब्जेक्ट मौजूद हैं, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस गैस पेपर से आप अपने मिड की तैयारी, टेस्ट की तैयारी, क्विज़ेस की तैयारी, आप अपने फाइनल की तैयारी, आप अपने जो है वो प्रीलिम्स की तैयारी, आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, सारी तैयारियाँ इन गैस पेपर से कर सकोगे। हमने इस तरह से बनाए हैं, तो ज़रूर बाय करना। सिर्फ 200 रुपये फ़ीस है, तमाम सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट नहीं, पिछले साल भी 200 थी, इस साल भी 200 है, फ़ीस हमने नहीं बढ़ाई है। अच्छा, अब ज़रा डिटेल में समझते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हमने आज न्यूमेरिकल भी करना है इसका जो है वो हमने छोटी सी डेरिवेशन भी करनी है आगे चीज़ों की, और साथ ही साथ इसके यूनिट्स और इसके जो और नाम है उन्हें भी देखना है। अच्छा, ये आपके पास एक सर्कल है। जब ये आपके पास एक सर्कल है तो इस सर्कल के अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सबसे पहले ले लेते हैं कि ये रेस्ट में है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या काम होगा कि इसको रेस्ट में ही रखे, मोशन करने से इसको रोके। देखो, ये फ्रिक्शन नहीं है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया हमारे जो बॉडी है उसकी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, आप किसी गाड़ी में खड़े हुए हो, गाड़ी रुक जाती है लेकिन फिर भी आपका आगे वाला हिस्सा आगे की तरफ जाता है रुकने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि आपका जो अपर वाला पार्ट है वो मोशन अभी भी कर रहा है। तो इनर्शिया क्या करता है, उसे आगे की तरफ ले जाता है। चलो, ये बात समझ आ गई है ना। तो इसी तरह यहाँ पर है, अगर आप सर्कल में मूव कर रहे हो तो आपके पास कौन सी एक्सेलरेशन होगी, सेंटीपिटल या एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मान लेते हैं ये यहाँ पर आपके पास है इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर, जिसे मैं C लिख रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या है, रेडियस, जिसे मैं R लिख रहा हूँ। कैपिटल R लिख लो, स्मॉल r लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ कैपिटल और स्मॉल r एक ही चीज़ है। अच्छा, अब अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इनर्शिया का क्या काम होगा कि इसके मोशन को बरकरार रखना। देखो, फ्रिक्शन ये काम नहीं करता, फ्रिक्शन तो मोशन को रोकने का ही काम करेगा हर बार, लेकिन वो ये काम तो नहीं करेगा ना कि कहीं आपने देखा है कि लिखा हुआ हो कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन को बरकरार रख रहा है, मोशन को करते रहने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं पढ़ा होगा। जब भी पढ़ा होगा फ्रिक्शन के बारे में यही पढ़ा होगा कि वो मोशन को रोक रहा है। लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहे, उसके अंदर कोई एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा ना हो। लेकिन अगर मोशन कर रही है तो वो मोशन करती रहे।
उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कम ना हो, इसी चीज़ को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर रहा, डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हम बहुत डिटेल में आ गए। अब फॉर्मूला देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको देखना है तो अगर कभी आपने बैले डांस देखा हो, वैसे तो मुझे उम्मीद है किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन अगर पढ़ाई की पर्सपेक्टिव से देखो कि वहाँ पर वो कैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा होता है उनके पास, तो जब वो बैले डांसर हाथ खोल के घूम रही होती हैं तो उनके पास जो है वो स्पीड कम होती है, यानी उनकी जो रेवोल्यूशन लेने की स्पीड है वो कम होती है, यानी कम रेवोल्यूशन वो ले रही होती हैं टाइम के रिस्पेक्ट से। लेकिन जैसे ही वो हाथ को बंद करती हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है। आप ये चीज़ देखना, क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। फॉर्मूला क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का? देखो फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूला क्या है? आई। ये आई क्या है आपके पास? चलो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा आगे, ठीक है। आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एम क्या है? वो बॉडी जो के घूम रही है सर्कल में, ठीक है, वो बॉडी जो सर्कल में घूम रही है। और आर स्क्वायर, ये उस बॉडी के सेंटर से लेकर सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस आपके पास आर हो गया। इसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हो, तो ये याद रखना, ठीक है। सेंटर कह रहा हूँ ताकि आसान हो जाए, लेकिन इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहा जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी जिस चीज़ के इर्द गिर्द आपके पास जो है वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आगे की तरफ ये मोशन करेगा आपका। अच्छा, अब जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका कोई ना कोई मास होगा, इसका कोई ना कोई मास होगा, उस मास को आपने m कह दिया है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस का स्क्वायर। अब देखो आई क्या है? आई आपके पास है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आई आपके पास हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के मज़ीद भी नाम होते हैं, ठीक है, इसको और भी नामों से जो है वो बुलाया जा रहा होता है, तो वो नाम भी मैं आपको जो है वो लिखवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको जो है वो याद हो जाए ये बातें। अच्छा, इसके और नाम भी लिख लो। रोटेशनल इनर्शिया भी कहा जाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशनल इनर्शिया भी कहा जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए एक्सप्लेन रोटेशनल इनर्शिया, तो इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या एंगुलर मास भी इसे जो है वो कहा जाता है, ठीक है, एंगुलर मास भी इसे कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगुलर मास, ठीक है। ये तीनों आई ही हैं आपके पास, तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम फैज़ भी है, रहमान भी है, और कोई मुझे प्यार से अगर अली भी कह के बुला दे, तो अगर मेरे ये तीनों नाम हैं, मुझे बुलाया जाता है इन तीनों नाम से, तो एक ही बंदे की बात हो रही है ना। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, एंगुलर मास एक ही चीज़ है। अच्छा, एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, मास ऑफ द बॉडी कैसे बनेगा? आपके पास जितने भी मासेस हैं उन तमाम को मिला के बनेगा, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, जितने भी मासेस हैं यानी जितने भी बॉडी के अंदर जगह जगह मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उन सबको मिलाकर मास ऑफ द बॉडी बनेगा आपके पास। आर क्या है आपके पास? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बात याद रहेगी मैं उम्मीद करता हूँ। इसको अगर सिंपल करके लिखो तो डिस्टेंस टू एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हो तुम आप, ठीक है, डिस्टेंस टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो ये मैंने आपके लिए लिख दिया ताकि आपके काम आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास डिस्टेंस टू एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। डायग्राम अगर देखना चाहो तो इसकी डायग्राम नहीं बनी भी, ताकि डायग्राम नहीं समझ में आएगी, दी भी नहीं उन्होंने, डायग्राम दी भी नहीं है। अच्छा, अब इसके हम यूनिट पे बात कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि हमें इसके यूनिट को भी तो देखना होगा ना। उसके बाद फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया, और भी आगे चीज़ें डिस्कस करनी है मैंने, सेल्फ असेसमेंट भी कराऊंगा आपको मैं, लेकिन पहले यूनिट देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या है आपका पास, ताकि आपकी जो है ना डाउट क्लियर हो जाए। हाँ, यूनिट देखो, यूनिट इधर से निकाल लेते हैं। मास यूनिट हो गया आपका केजी, ठीक है। आर यूनिट हो गया आपका मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? द ऐसा यूनिट इज
द SI यूनिट, द SI यूनिट इज kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना, इसका यूनिट अक्सर MCQs में पूछा जा रहा होता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो kg मीटर स्क्वायर आपका इसका यूनिट हो गया। अब डायमेंशन देख लेते हैं। तो भाई देखो, डायमेंशन इसकी यहीं से समझ में आ रही है, हमें डायमेंशन इसकी यहीं से समझ में आ रही है कि kg है, तो आपके पास क्या आ गया m, मीटर है यानी L स्क्वायर m की पावर 1, और t भी लिख लो, लेकिन t मौजूद नहीं है तो t की पावर 0। याद रखना t की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कराओगे तो इसको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, मैंने आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर बता दी। अब हम जो है वो थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं इसको टॉर्क से रिलेट करके आपको बताऊँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। देखो भाई, अगर मैं हाथ खोल कर घूमूंगा तो मेरा जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखो, मैंने यूँ हाथ खोला हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसके इर्द गिर्द घूमूंगा ना, अपने इर्द गिर्द घूमूंगा, तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरफ आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब मेरा डिस्टेंस बढ़ गया तो फॉर्मूले के मुताबिक इसका स्क्वायर हो जाएगा और मास तो मेरा वही रहेगा जो था, तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। हाथ मेरे अभी ओपन है, ठीक है, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब मैंने हाथ यूँ ओपन थे ना, मैंने यूँ क्लोज़ कर लिए हाथ, तो अब डिस्टेंस क्या हो गया? देखो, कम हो गया, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस रह गया। तो अब क्या होगा? ये R की वैल्यू कम हो जाएगी, M की वैल्यू तो वही जो पहले वाली रहेगी। तो जब मैंने हाथ को क्लोज़ किया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, यानी मुझे सर्कल में मोशन करने के लिए कम टॉर्क चाहिए होगा अगर मेरा हाथ जो है वो बंद है। अगर मैं अपना हाथ खोलूँगा तो मुझे सर्कल में मोशन करने के लिए ज़्यादा टॉर्क चाहिए होगा। बात समझ आ गई? या ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। तो टॉर्क आगे मैं डिटेल में समझा दूंगा। टॉर्क में मुझे उम्मीद है आप कंफ्यूज हो रहे होगे, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और टॉर्क में, उसको मैं आगे क्लियर करूँगा। तो ये मैंने थोड़ा रियल लाइफ से एग्जाम्पल दे दी। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा हम अपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आगे देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट वगैरह देख लिया। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसमें समीशन लगा हुआ था, मैंने समीशन नहीं लगाया। समीशन अगर लगा भी लो तो इससे यही बात समझ में आ रही है कि जो भी बॉडी है ना, या जो भी ऑब्जेक्ट है, उसमें जितना भी मास है ना, उस सबका सम कर आर के साथ स्क्वायर ले लेना। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई भी है। अच्छा, चलो मैं इधर से पढ़ भी देता हूँ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी, खसूसियत है बॉडी की या ऑब्जेक्ट की, बाय विर्चू ऑफ इट्स रेजिस्ट, जो कि रेजिस्ट पैदा करती है एंगुलर एक्सेलरेशन में, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन को नहीं आने देती। क्योंकि जब बॉडी रुकी हुई है, रुके रहने की कोशिश करेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगी। जब बॉडी मूव कर रही है और एंगुलर एक्सेलरेशन है, लेकिन मैं उसे रोकने की कोशिश करूँगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन में तब्दीली आएगी। तो ये प्रॉपर्टी कोशिश करेगी कि एक्सेलरेशन में तब्दीली ना आए, और वो भी एंगुलर। विच इज़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। अच्छा, ये क्या है? सम, यानी जितना भी मास है उस सब का सम कर लो और प्रोडक्ट कर लो आर के साथ, लेकिन आर का स्क्वायर होना चाहिए, ऑफ ईच पार्टिकल इन द बॉडी, या इन विद द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। देखिए, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई भी है। तो यहाँ लिखा हुआ ना, प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ प्रोडक्ट टू द मासेस ऑफ पार्टिकल्स इन द बॉडी डिस्टेंस। अच्छा, शायद मैंने ऑफ इट्स डिस्टेंस ऑफ इट्स, ये शायद मैंने ना एक लाइन ज़्यादा लिख दी, तो इसको सही कर लो। ठीक है सर, बॉडी विद द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ केसेस देखते हैं जिसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ रहा है, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो उनके फॉर्मूले हमें निकालने पड़ेंगे। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास आ रहा है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। अच्छा, मुझे इसके लिए आपके लिए बोर्ड रिमूव करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा सकूँ, वरना ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको याद रखना।
जब जो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ जाए उसके अंदर m और r स्क्वायर लाजमी आएगा। चेंजेस जो आ रही होंगी वो यहाँ पर आ रही होगी। मैं अभी आपके सामने फार्मूला लिखता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया ये वाला हिस्सा। अच्छा, अब देखो नया काम शुरू करते हैं यहाँ से। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। अच्छा देखो सिस्टम किस तरह से, ये देख लो। देखो रोटेशनल यानी जो आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना वो ये है। इससे राइट साइड पर एक ऑब्जेक्ट है, इससे लेफ्ट साइड पर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, दोनों साइड पर एक एक ऑब्जेक्ट है आपके पास। अब देखो यहाँ होता क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस आपके पास L है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, हाफ ऑफ द L है ना, हाफ ऑफ द L। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, हाफ ऑफ द L। दोनों को ऐड कर दो, L आ जाएगा आपके पास। अब ये बॉडी भी जो है वो सर्कल में रोटेट कर रही है, ये बॉडी भी सर्कल में मोशन कर रही है। तो दोनों बॉडीज़ के पास क्या है, अपना अलग अलग सेपरेट अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, I = mr²। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बॉडी का क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया आपके पास, दूसरी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस फॉर्मूले को इन दोनों बॉडीज़ के लिए लिखो। तो जो टोटल इनर्शिया है वो क्या होगा, इस बॉडी और इस बॉडी का सम। देखो ना भाई, दो बॉडीज़ है ना आपके पास, इस बॉडी पे भी इनर्शिया लग रहा है, इस बॉडी पे भी इनर्शिया लग रहा है। तो टोटल अगर इनर्शिया चाहिए तो दोनों का सम करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने क्या लिख दिया, I1 + I2। I1 क्या, ये वाला, I2 क्या, ये वाला। अच्छा, ये छोटी सी डेरिवेशन में इसी की बात कर रहा था। तो ये मैंने लिख दिया mr² + mr²। ठीक है। अच्छा, अब r क्या है, r आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो कि आपके पास है L/2 का स्क्वायर और प्लस, अच्छा यहाँ पर हम L का स्क्वायर ही रख रहे हैं, ठीक है सही है। और यहाँ पर आ गया L/2 का स्क्वायर और थोड़ा सा हम जगह लेकर m भी रख देते हैं अपना। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो। देखो यहाँ पर समीशन लिया गया था, समीशन लेने की वजह क्या थी, समीशन लेने की वजह ये थी कि जितने भी मासेस हैं उन सबको ऐड कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसे ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ, m को कॉमन निकाल लेता हूँ, दोनों जगह पर मौजूद है। ये क्या हो गया, L² / 4 है ना, और ये क्या हो गया आपके पास, L²/4। ये दोनों आपके पास ये आ गए। अब LCM लेना तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को नहीं आता होगा LCM लेना, हम बहुत बार सीख चुके हैं। तो LCM अगर लोगे तो नीचे बेसिस सेम है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, L² + L² और बेस सेम, मतलब नीचे डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से 4 एक टाइम आ गया, ऊपर वाले आपस में ऐड हो गए। तो ये हो गया आपके पास 2L²/4। ये भी L, ये भी L, क्योंकि हमने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का सेम रखा है। ये 2 के टेबल में कितने पर आता है, 1 पर, ये 2 पर। तो फॉर्मूला क्या आया आपके पास, m L²/2। इस 2 को आगे लिख लो 1/2 बना के, तो 1/2 m L²। ये आपका फॉर्मूला था। अब ये जो है ना बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो मैंने कहा कि अगर एक्सप्लेन कर दिया मैंने तो आपको बात अच्छी समझ में आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं। कहते हैं कंसीडर करो अ रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी का वर्ड अच्छा आ गया यहाँ पर। चलो एक और कॉन्सेप्ट लेते जाओ। रिजिड बॉडी वो जिसमें जो है वो जो डिफॉर्म ना हो, डिफॉर्म यानी हालत को अपने चेंज ना करे। जैसे कि तसव्वुर करो ये मोबाइल रिजिड बॉडी है, मैं इसको यूँ दबा रहा हूँ, क्या ये मुड़ रहा है, क्या ये टूट रहा है, नहीं ना। तो रिजिड बॉडी वो जो अपने ओरिजिनल पोजीशन में ही रहे, जब उस पर कोई फोर्स या कोई स्ट्रेस लगे। बात याद रहेगी ना। चलो मैं एक और बार बताता हूँ। रिजिड बॉडी वो ऐसी बॉडी जो अपने ओरिजिनल हालत में ही रहे, अगर उसके ऊपर फोर्स लगे तो
या कोई कम स्ट्रेस लगे, यानी वो डिफॉर्म ना हो। डिफॉर्म होने से क्या मुराद होता है? शक्ल का चेंज हो जाना या तब्दील हो जाना। चलो बात समझ आ गई, रिजिड बॉडी समझ आ गई। तो रिजिड बॉडी कंटेनिंग ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m कनेक्टिंग बाय अ रॉड ऑफ L। तो कह रहे हैं दो आपके पास रिजिड मतलब दो आपके पास एक रिजिड बॉडी है, उसमें जो है वो आपके पास दो मासेस कनेक्टेड हैं m1 एंड m2, रॉड के ज़रिए से कनेक्ट हैं विथ नेग्लिजिबल मास। अच्छा, मास नेग्लिजिबल यानी बहुत कम है, लेकिन दोनों का सेम है, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा, वरना फिर ये फार्मूला अलग आ जाता। तो ये आपका हो गया। अब बाकी वर्डिंग वही लिखी हुई है, जो आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। अब एक और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, ठीक है, यहाँ पर इसके इर्द गिर्द घूमेगी चीज़ें, लेकिन दूसरी बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही है। पहली बॉडी समझ लो, और दूसरी बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ था? यहाँ पर था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सिस कहाँ है? यहाँ पर है। तो मैं पूछता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो मेरे पास L हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये इतना छोटा है एज कंपेयर टू L कि इसको ज़ीरो लेंगे। समझ आ रही है बात? देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी में मौजूद है, उस बॉडी में ही मौजूद है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ होता तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस L ले लेता या L/2 ले लेता, कुछ भी ले लेता, लेकिन अभी वो बॉडी के अंदर ही मौजूद है। तो इतना कम डिस्टेंस है कि मैं L = 0 रख सकता हूँ, बहुत छोटा डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आप बहुत अमीर हो, ठीक है, आप बहुत अमीर हो, लेकिन आपकी जायदाद 1 रुपया है। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो मैं गरीब ही हुआ। तो इसी तरह से ये इतना कम डिस्टेंस है कि उसे 0 ले लिया हमने, ठीक है। अब वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही है आपके पास, I = mr²। अब दो चीज़ें हैं तो दोनों के लिए अलग अलग लगा देते हैं। तो यहाँ पर है आपके पास, पहली बॉडी में है आपके पास 0 और ऐड कर देते हैं, और दूसरी बॉडी में है L। तो ये तो पूरा 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 और m से मल्टीप्लाई होकर 0, तो ml²। ये फार्मूला आ गया आपके पास, और बिल्कुल सही आ रहा है। बात भी समझ आ रही है कि सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस और इसके मास पे डिपेंड करेगा, इसके मास पे तो डिपेंड भी नहीं करेगा वो। तो ये आपका यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। अब यहाँ से हम बात शुरू करेंगे, सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड क्या कहता है? मतलब अब आपके पास ऑब्जेक्ट्स, देखो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो 2 फैक्टर तो यहीं पे लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे कि एक फैक्टर आपके पास है मास, दूसरा फैक्टर है आपके पास रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन ये शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, या डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग आएगा, यानी मुख्तलिफ शेप का अलग फार्मूला आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सेम रहेगी चीज़, लेकिन आगे कोएफिशिएंट आ जाएंगे। अब मैं बताता हूँ किस तरह से होगा ये, मैं लिखवा दूंगा, आप लोग याद रखना हमेशा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं, 2 मेथड हमने कर लिए। अच्छा, थोड़े न्यूमेरिकल भी हैं तो वो भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, सेकंड मेथड क्या कहता है आपको? सेकंड मेथड आपको कहता है लॉ पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में बताता है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने नहीं पढ़ाया है, और पहले भी शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। ये पाइथागोरस जैसा थ्योरम नहीं है, लेकिन अगर पाइथागोरस थ्योरम समझ में आता है तो फिर आगे वाली चीज़ें आपको समझ में आती है ना, बेस और हाइपोटेन्यूस। मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख तो देता हूँ, लेकिन अगर मुझे बाद में कभी टाइम मिला तो मैं इसे करा दूँगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि अभी हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने नहीं पढ़ा है। ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इतना टाइम भी नहीं है कि मैं यहाँ पढ़ा सकूँ। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा I = IC + MH²। ये आपके पास सिंपल एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। M क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। H क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और उसके बाद ये खुद एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपके पास। अच्छा, अब हम इसी चीज़ को ऊपर वाले मेथड से सॉल्व करते हैं।
तो कंसीडर करो, अभी इसको ज़रा इस्तेमाल करते हैं। कंसीडर करो कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का, मैं चलो पढ़ देता हूँ यहाँ पर, एज आई सी अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे समझो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, वरना ये बात बिल्कुल समझ नहीं आनी आपको, कभी भी टाइम लग रहा है, लेकिन बात समझने के लिए ये चीज़ समझनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ शेप्स, कुछ सॉलिड्स, कि जिसमें आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल होता है सेंटर ऑफ एक्सिस के। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पैरेलल होता है आपके पास एक्सिस के। कैसे? यहाँ पर एक शेप आपको बना के इन्होंने दी हुई है। ये एक सिलेंडर बनाता हूँ मैं आपके लिए, ये एक सिलेंडर है। तो देखो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर होगा, ये रहा, लेकिन इसकी लेंथ भी यही है, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही होगा ना। ऑब्जेक्ट इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन इसकी लेंथ भी यही है, इसकी लेंथ कुछ और नहीं है, इसकी लेंथ भी यही है। तो अब ये थ्योरम यहाँ पर लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी इन्होंने कि सॉलिड सिलेंडर कह लो, या सॉलिड स्फीयर नहीं, सॉलिड सिलेंडर है बल्कि, सॉरी स्फीयर थोड़ी ना होगा, सॉलिड सिलेंडर है ये, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो आपको 1/2 लेना पड़ेगा और ml² लेना पड़ेगा। इस तरह से करके आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। अच्छा, चाहो तो ये L लिख लो या चाहो तो R लिख लो, बात तो डिस्टेंस की ही हो रही है। तो अब हम इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में इसको पुट करने की कोशिश करेंगे। एस आई सी अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, आई सी क्या है, वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास, या वो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका बीच में होगा। एंड बिकॉज द एक्सिस हेयर इज पैरेलल टू द सेंटर, एक्सिस इसका पैरेलल है सेंटर से, यानी देखो ना, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और वहीं से उसका एक्सिस भी गुजर रहा है, तो इसीलिए ये थ्योरम उस पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ mr²। अच्छा, अब ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मास में क्या रखूँगा, m नहीं रखूँगा, 2m रखूँगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत भारी है, इसीलिए 2m। h क्या रखूँगा, वही l/2 का स्क्वायर रखूँगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे तो वो l/2 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का, टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का L हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एज इट इज़ आ गया mr²। अच्छा देखो, अगर इसे L रख रहे हो तो इसे भी L रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा था ना, वहाँ L रखो या R आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2m L²/4 ये आपका पास आ गया। अच्छा, अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले चलते हैं इसे। ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, तो ml², ये r का l का स्क्वायर यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 2 आ गया, देखो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है आपके पास, तो ml² प्लस ml² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो दोनों ऐड हो गए आपस में, दोनों का सम हो गया आपस में, तो क्या आ गया, I = 2m L² डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ गया ml², ठीक है। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से हमने कर लिया। अच्छा, अब आपके पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताता रहता हूँ और सॉल्व भी करवाता रहता हूँ। अच्छा, कंसीडर करो आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, तो मैंने अभी कहा था सॉलिड सिलेंडर होगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए लिख लो। हमेशा याद रखना, ये पूछ लिया जाता है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताएं, तो ये आपके पास होगा I = ½
एम एल स्क्वायर या आर स्क्वायर जो चाहो लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने आर कहा है तो मैं आर ही पुट करता हूँ। याद रखना ये पूरी डेरिवेशन हमने पैरेलल एक्सेस थ्योरम की वजह से की है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाला था। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास हो रहा था। ये फार्मूला हो गया। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज, कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर विथ मास m एंड रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, यानी सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द ही जो है वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है। देखो ऐसे नहीं घूम रहा ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं घूम रहा, बल्कि ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, जैसे पेचकस घुमाते हो ना ऐसे, तो इसको ऐसे देख लो, चलो ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो कहते हैं लेट अज्यूम वी हैव अ सॉलिड सिलेंडर, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो ये लगेगा, रोटेटिंग अबाउट इट्स, अच्छा, विथ अ मास, इसका मास कितना है फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखते रहते हैं, ठीक है। मास कितना है हमारे पास, ये तो आपका 1/2 आ गया, और मास कितना है 2 kg। अच्छा, उसके बाद कहते हैं एंड रेडियस ऑफ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर का आपके पास रेडियस है। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो। जरा मैं इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ। अच्छा देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं इधर सिखा देता हूँ आपको। पहले 1/2 डाल लो, 1/2 डाल लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.5 के स्क्वायर से, तो ये आपके पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.25 kg मीटर स्क्वायर। समझ आ गई बात? अच्छा, ये 0.5 आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है। आई थिंक हमने शायद स्क्वायर गलत ले लिया। नहीं, आंसर तो 0.25 ही आ रहा है, क्योंकि देखो ना 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0.5 का स्क्वायर 0.5 थोड़ी ना रहेगा। यहाँ गलती हुई हुई है, इन्होंने आंसर ना यहाँ गलत दिया हुआ, आई थिंक यहाँ आंसर ना इन्होंने गलत दिया हुआ है। आपको बराबर में चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, 0.25 आएगा। देखो ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, अब 0.5 का स्क्वायर लिया तो 0.25 आना चाहिए, यानी हमारा ठीक आ रहा है, ठीक है, हमारा जवाब ठीक है। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सिलेंडर का निकालते हैं। होलो सिलेंडर के लिए फार्मूला देख लो। होलो सिलेंडर एक ऐसा सिलेंडर होता है जिसके अंदर बीच में ना खाली स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ बनाकर। अच्छा, पहले फार्मूला लिख लो। फार्मूला इसका आप याद रखना, 1/2 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये किस तरह बनता है मैं ज़रा बताता हूँ आपको। ये आपके पास एक होलो सिलेंडर है, अभी ये बना नहीं है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ड्राइंग इसकी कर रहा हूँ। यहाँ पर इसके एक और जो है वो खाली जगह है। अब जिस जगह को मैं कलर कर रहा हूँ ना, वो जगह आपके पास भरी हुई है, और जो जगह मैंने बीच में छोड़ी है ना वो खाली है। बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही होगा, ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही होगा, यानी बीच में से ये थोड़ा सा खाली है, बीच में से थोड़ा सा खाली है, और बाकी ये भरा हुआ है, बाकी इसमें मास मौजूद है। इस तरह का सिलेंडर होलो सिलेंडर होता है। भाई देखो, यहाँ पर तो कोई मास नहीं था, बस एक बाउंड्री थी और सिलेंडर था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि बीच में से इतनी जगह खाली होगी और यहाँ पर मास होगा, यहाँ पर मास होगा। इस तरह का सिलेंडर होलो सिलेंडर होता है। आई होप आपने देखा भी होगा, डायग्राम बराबर में बनी हुई होगी, उससे भी ज़रा जूम करके देख लो। अच्छा, अब इस हिस्से को उठाकर यहाँ पर बना देता हूँ मैं, इस हिस्से को उठाकर यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ठीक है, समझ लो मैंने ऐसे करके बना दिया। तो ये वो जगह है जिधर मास मौजूद है ना, और ये वो जगह है जो खाली है, लेकिन सेंटर सेम है, दोनों के लिए सेंटर सेम है। तो एक रेडियस ये वाला होगा जिसे आप बोलोगे ए क्या है आपका इनर रेडियस, बल्कि डबल एन होता है ना इनर में, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इनर में डबल एन आता है। इनर रेडियस हो गया ये आपका इनर रेडियस हो गया, और बी आपका क्या हो गया आउटर रेडियस। आउटर रेडियस कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बल्कि
इनर रेडियस, हाँ सही है, आउटर रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनर रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आउटर रेडियस। ठीक है, इनर रेडियस आउटर रेडियस। तो आर आता है ना फॉर्मूले में एम आर स्क्वायर, तो आर जो है वो आर जो है आपके पास दो रेडियस से मिलके बन रहा है, एक इनर रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक है, एक आउटर रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक है। याद रखना ये बात। ठीक है, मैंने अच्छा खासा ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उसको थोड़ा जूम करके देख लोगे ना, बात समझ आ जाएगी। तो एक हो गया ए जो कि इनर रेडियस और एक हो गया बी जो कि आउटर रेडियस। अच्छा याद रखना, इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक और आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक आएगा आपके पास। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई लिख दिया है। अच्छा देखो न्यूमेरिकल में क्या कहा जाता है, कहते हैं लेट कंसीडर वी हैव अ होलो सिलेंडर विद अ मास। होलो सिलेंडर जब भी कह दें तो इस तरह की शेप याद रखना कि बीच में उसके खाली होगा, साइडों से वो भरा हुआ होगा। अच्छा विद अ मास 3 kg। अच्छा मास कितना है 3 kg, 1/2 भी है तो 1/2 भी हमें इंक्लूड रखना होगा, 3 kg का मास, और बाकी ऑब्जेक्ट यहाँ डालेंगे। अच्छा कहते हैं इनर रेडियस यानी ए की वैल्यू दी हुई है 0.4 का स्क्वायर, और कहते हैं एंड आउटर रेडियस कितना दिया हुआ है 0.6 का स्क्वायर। इनर रेडियस आउटर रेडियस। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अब देखो इसको कैसे पता कर सकते हैं, 3 × 2 कर लेते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा इसको स्टेप में ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए। 3 / 2 तो 1.5। अच्छा अब अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर तो 0.52। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई 0.52 का तो ये आ रहा है 0.78 kg मीटर स्क्वायर। चेक करते हैं कि ये बुक जैसा आ रहा है या गलत आ रहा है। तो अभी भी इसमें भी फ़र्क है, अब पता नहीं इनके आंसर्स गलत हैं, मैं फिर भी इसे मैच कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। तो भाई मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है, यही हमारा आंसर ठीक है। बुक वाला आंसर हमारा नहीं आ सकता और वो नहीं बन भी नहीं रहा है, अगर शायद वैल्यू अलग दे दें तो बन जाए। अच्छा अब आ जाओ आखिरी करते हैं, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस कराकर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि आपके पास एक स्पेयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। भाई स्पेयर है, ये स्पेयर है तो ये भी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम सकता है, तो जब ये खुद घूमेगा एक्सिस के इर्द गिर्द तो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। तो उसका फॉर्मूला है आपके पास स्पेयर का, ये लिख लो, स्पेयर के लिए है आपके पास, ये आपको याद रखना होगा फॉर्मूला। अच्छा एक चीज़ सब में सेम है, ये एम आर स्क्वायर, यहाँ भी देख लो ये आर स्क्वायर के बराबर ही है। अच्छा इसका न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। कहते हैं कि आप लेट अज्यूम वी हैव अ सॉलिड स्पेयर विथ अ मास। अच्छा सॉलिड स्पेयर है, मास कितना है 1, एंड रेडियस कितना है 0.3 का स्क्वायर। ये सही आएगा जवाब। चलो मैं यहीं पे कैलकुलेटर कर देता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5/2/5 तो 0.4, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ 1 ही रहेगा, 0.3 का स्क्वायर। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.4 मल्टीप्लाई 0.3 का स्क्वायर इक्वल टू 0.036 मीटर kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। यूनिट सही लिखा है ना, यूनिट सही लिखा है ना, हाँ ठीक है। ये इसका जवाब है, ये बिल्कुल ठीक है। तो पहले भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें तो अलग अलग आ रहे थे, लेकिन हमने सही किया, हमने गलत नहीं किया। अच्छा चलो बस मैं आप इसके सेल्फ असेसमेंट बताता हूँ, उसके बाद बात ख़त्म करता हूँ। तो समझ में आ गया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कि बॉडी जब सर्कल में मूव कर रही हो या खुद ही सर्कल बना के मूव कर रही हो तो उसके एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज ना आने पाए, या आ गया है तो फिर अब वो बरकरार रहे। कहते हैं ना अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो नहीं है, लेकिन आ गया है तो मैं जाने नहीं दूंगा, यहाँ भी वही कहानी है। अच्छा चलो इसके बस मैं वो करा दूँ आपको।
क्वेश्चंस पे निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चन के आंसर पहले ही लिख के रख लेता हूँ ताकि आपके सामने करने में आसानी हो जाए। तो एक फैक्टर आ रहा है यहाँ पर, वो फैक्टर ये है, अच्छा इससे पहले वाली मैंने एक वीडियो अब शायद अपलोड कर दी है या नहीं करी, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें मैं सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन देना भूल गया। मतलब मैंने कराया लेकिन मैं देना भूल गया। तो ये एक थोड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ भाई, इंसिडेंट हमारे साथ हो जाता है कभी कभार। आगे से इंशाल्लाह ध्यान रखेंगे। चलो अभी करते हैं। अभी आपके पास क्या जवाब है? मैं डिक्टेट भी कर रहा होता हूँ, चाहे तो लिख लिया करो। कहते क्या है, हाउ डज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफर फ्रॉम मास, कि कैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे असर पड़ेगा मास के चेंज होने से। तो अगर मास बढ़ेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और मास कम होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। व्हाट रूल डज मास प्ले इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्या रूल है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मास में, मतलब मास का क्या रूल है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो मास इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, while amount of inertia quantified an object resistance to change in rotation, mass contribution to moment of inertia. Object with more mass distribute away from the axis of rotation have heavier moment of inertia. तो जितना मास दूर होगा आपके पास ऑब्जेक्ट में एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना ज़्यादा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। बात समझ आ गई? अच्छा आप आखिरी चीज़ देखो, how does the moment of inertia of an object change when its axis of rotation is shift closer to or further from its center of mass। तो अगर सेंटर ऑफ मास के करीब लेकर आओगे एक्सिस ऑफ रोटेशन को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। एक्सिस ऑफ मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर लेके जाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, यानी बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी। The amount of inertia increase when the axis of rotation is shifter further from the object। तो देख रहे हो, दूर लेके जा रहे हो तो रेडियस बढ़ रहा है, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एंड डिक्रीज व्हेन द एक्सिस इज शिफ्ट क्लोजर, और कम हो जाएगा अगर क्लोज ले आओगे तो। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमारी ये बातें कंप्लीट हुई। कुछ ना समझ में आप पूछना, मैं ज़रूर इंशाल्लाह बता दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद